राजा को भिखारी भी बना सकते हैं और भिखारी को राजा भी बना सकते हैं। वजह से कुछ उसे लग गया जो हमें महसूस हुआ उसके बाद, और धीरे धीरे करके ना उसकी रंगत चेंज होने लगी, मतलब शक्ल चेंज हो रही है, वो गुस्सा एग्रेशन दिख रहा है, जो बोलते हैं कि डर का माहौल बन गया था कॉलेज में। एंड ये सब रात को हो रहा है। ये सब रात को हो रहा है। ये उसके अपने वर्ड्स थे कि मुझे उछलने का मन कर रहा है। उसने अपना सर पकड़ा और वो नीचे बैठ गया और उसने बोला मुझे उछलने का मन कर रहा है। जब निकले मनाली के लिए घर से, तो मुझे याद है कि मुझे पूरे रास्ते में किसी ना किसी देवता जी का मतलब मिल ही रहे थे। किसी की पालकी दिख रही है, कोई रास्ते में दिख रहे हैं। और वहाँ पे एक लड़की बाहर अपनी मदर से बात करी थी। जैसे वो वहाँ से बाहर को निकला, उसे पता नहीं क्या हुआ, वो एकदम से बेहोश ही हो गई। ना हमारे साथ कोई बड़ा था, एक हमारे साथ फीमेल टीचर होती है, एक मेल टीचर होता है जो लड़कों के साथ रहता है। एंड टीचर्स भी परेशान हो गए। जो वो लड़का था जो जिसको आया था, जो भी लगा था, वो वहाँ से गायब हो गया। एंड लड़कियों को बोला गया कि आपके बाल खुले, मतलब बाल बूल ढको, अपना सर सु ढको और आज चिल्लाना मत, और हमारे कॉरिडोर्स में मत घूमना रात को हॉस्टल में। उन्होंने उनको कॉलर से खींच के पीछे फेंक दिया बहुत ज़्यादा पावर से। एंड ही वाज लाइक कि वहाँ मत जाओ। उन्होंने ये चिल्ला के बोला कि वहाँ मत जाओ। हमारे सीनियर और थे, उनके फादर थे जो माली थे। सो जब उन अंकल ने बोला कि आप लोग नॉनवेज लेके आए, तो बोले हाँ हाँ लेके आए हैं, वो गाड़ी में ऊपर। तो उन्होंने सबसे पहले बोला कि उस गाड़ी के पास कोई नहीं जाएगा। एंड फिर जब टॉप 8 अनाउंस हुए मैं उसमें थी, जब टॉप 4 अनाउंस हुए मैं उसमें थी। अच्छा। एंड जो लड़कियां मैंने देखी उसके बाद मुझे थोड़ा ऐसा हो गया कि नहीं, ये चीज़ मेरे लिए नहीं है। सेमी फिनाले के दौरान जब मैं बाकी लड़कियों से मिली जो बाकी स्टेट से आई थी, उनको देख के जो मुझ में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बना भी था, वो भी ख़त्म हो गया था। आई वाज लाइक कि ओवर। तो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट नितिश राजपूत, लेकर आया हूं एक और जबरदस्त एपिसोड आप सबके सामने। आज की जो पॉडकास्ट है थोड़ा हटकर होने वाली है और उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा एक ज्ञान मिलने वाला है। कहते हैं कि लोग कि हमारे जो हिमाचल के देवी देवता है उनकी शक्तियां कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारी मैंने बातें सुनी, लेकिन आज की पॉडकास्ट में आपको यह प्रत्यक्ष प्रमाण मिलेगा कि देवी देवता किस तरीके से हमारी जिंदगी बदल देते हैं। अगर उनको उनके प्रति प्यार उतना दिखाया जाए तो आपको फर्श से अर्श तक लाने की वो ताकत रखते हैं। आज के जो हमारे गेस्ट है वो है स्नेहल रावत जी, जो कि एक बाय प्रोफेशन एक मॉडल है और अभी एक शो हुआ था मिस 2024 में जिसकी वो विनर रह चुकी है। लेकिन इस पॉडकास्ट में आपको बहुत सारी डार्क बातें, डीप बातें और देवी देवताओं की शक्तियों का प्रमाण मिलने वाला है। तो मैं ज्यादा समय न वेस्ट करते हुए मैं शुरू करता हूं आज की पॉडकास्ट। वेलकम स्नेहल टू द लिमिटलेस टॉक। थैंक यू वेरी मच। और कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? हम तो एकदम फैंटास्टिक होते हैं। कैसे देवी देवताओं ने जिंदगी बदली, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। थोड़ा सा अपना इंट्रो आप बता दीजिए एक बार। ठीक है। सो नमस्ते। एंड सभी से पहले 18 करोड़ी जयकारा, बिजली महादेव की जयकारा, दशमी वारदा की जयकारा, हटेश्वरी माता की जयकारा। जुब्बल खौनी से मैं स्नेहल रावत आप सबको नमस्कार करती हूँ। जब मेरा ऑडिशन हुआ और ऑडिशन के बाद जब मुझे कॉल आया सर का कि आप सिलेक्टेड हो, तो मुझे टीम से भी यही बोला गया कि आप सिलेक्टेड हो लेकिन आपको बहुत वेट लूज करना पड़ेगा। यू आर वेरी फैट फॉर अ मॉडल। एंड वो जेन्युइन सी बात है, मॉडलिंग की दुनिया में आपको पतला ही होना पड़ेगा। देयर आर नॉट अ फेस दैट इज बिग ऑन द कैमरा। सो आफ्टर दैट मैं अपने माता के मंदिर गई, हाटेश्वरी माता के पास। मैं वहाँ पे मुझे याद नहीं है पर आधा पौना घंटा बैठी रही मैं माता के मंदिर में। और मैंने माता को एक ही चीज़ कही कि माँ मैं आप ही के पास आ सकती हूँ, मुझ पे अभी जो विश्वास मुझे अपने पे नहीं है वो मुझे आप ही से मिल सकता है। तो मैं वहाँ बैठी, मैंने माता से आशीर्वाद लिया और उसके बाद मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। तो मैंने वेट लॉस के लिए काफ़ी चीज़ें ट्राई करी, योगा, मेडिटेशन हो गया, एक्सरसाइजेज हो गई, डाइट्स भी। तो ऐसा होता है कि अब यूट्यूब पे कई जगह ऐसे डाइट प्लान भी बताते हैं जो गलत होते हैं, जिसकी वजह से आपको वीकनेस आ जाती है, काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। तो मेरे साथ वैसा भी हुआ। मुझे अंदर ही अंदर बहुत वीकनेस आनी शुरू हो गई, बॉडी पेन शुरू हो गया, मुझसे सामान नहीं उठाया जाता था, या नींद ना आना, या कभी नींद पूरी नहीं हो पा रही है। और उसके बाद मैं
काफी परेशान हो गई थी, बिकॉज एकदम से वेट लूज करना बहुत मुश्किल होता है। सो उसके बावजूद भी फिर हमारा जब सेमीफिनाले हुआ, सो मैं वहां पे टीम से मिली, सर ऐसे थे कि यू हैव लॉस्ट वेट बट इट इज नॉट इनफ। वो अभी भी ऐसे थे कि नहीं, आपका और करना पड़ेगा। सो सेमीफिनाले के दौरान जब मैं बाकी लड़कियों से मिली जो बाकी स्टेट से आई थी, दे वर वेरी प्रोफेशनल, लाइक प्रॉपर उनकी बॉडी है एंड दे नो कि उन्हें क्या करना है। मेरा पहला शो है, मैंने आज से पहले कभी मॉडलिंग नहीं की थी। सो उनको देख के जो मुझ में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बना भी था वो भी खत्म हो गया था। आई वॉज लाइक कि ओवर, कि मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकती हूँ। फिर जब मेरा सेमीफिनाले का रिजल्ट आया, उस वक्त मुझे बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी, और फिर से मुझे कॉल आती है आप सिलेक्ट हो फिनाले के लिए। एंड उस टाइम मैं बहुत ज्यादा खुश थी। मतलब एक होता है ना कि आपको कभी आपने किसी चीज के लिए अचीवमेंट उस चीज में मिल रही हो जिसके लिए आप हमेशा से ही मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है अपने आप पे या भरोसा ही नहीं था अपने आप पे, और उसमें अचीवमेंट मिल रही है तो आप खुश हो जाते हो। बट प्रॉब्लम थी वहां जहाँ पे वो कमेंट्स आते हैं या लोग बोलते हैं आपको कि तुम तो बहुत मोटी हो एंड ऑल चीजें, वो मेरे साथ पहले बहुत हुई हैं। सो कॉन्फिडेंस ही नहीं था। तो फिर मैंने उसके बाद 10 kgs लूज किए। तो मेरे किलो, हाँ जी, ऑडिशन से लेकर फिनाले तक मैंने 10 kgs लूज किया वेट। एंड फिर मुझ में थोड़ा कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ। तो जब मैं फिनाले के लिए जा रही थी, मैं दोबारा अपने माता के मंदिर गई, मैंने माथा टेका, मैंने माँ से आशीर्वाद लिया कि माँ मुझ पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना, बस अपना साथ रखना, मैं जीतूं या हारूं मैं अपना पूरा 100% दूंगी, बस अपना आशीर्वाद मुझ पे रखना। सो हम जब निकले मनाली के लिए घर से, तो मुझे याद है कि मुझे पूरे रास्ते में किसी ना किसी देवता जी का मतलब मिल ही रहे थे, किसी की पालकी दिख रही है, कोई रास्ते में दिख रहे हैं। सो मेरे पेरेंट्स ने ये बोला कि अगर तुम्हें ये दिख रहे हैं तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण ही है, तुम्हें आशीर्वाद है इनका। सो वो मेरी मदर, मेरे फादर, हम सबका ही बहुत अपने देवी देवताओं से बहुत ज्यादा टच है। एंड जब मैं सेमीफिनाले के लिए आई थी उस वक्त भी मुझे दिखे रहे थे, तो पेरेंट्स भी ऐसे थे कि नहीं कुछ अच्छा होगा, लाइक पॉजिटिव है ये, सो अच्छा ही सोचना। उसके बाद मुझ में थोड़ा ऐसा हुआ कि हाँ वेट भी लूज हो गया है, थोड़ा कॉन्फिडेंस दोबारा बनता है। सो जब हम फिनाले में पहुंचे तो वहां पे भी मतलब मुझे तो फर्स्ट टाइम था तो कभी उतना ज्यादा पता भी नहीं था। तो हम गए, फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे बढ़ता रहा, हमारा पर्सनल इंटरव्यू हुआ या हमारे बैक स्टेज फोटो शूट्स हो रहे हैं, हमारा टैलेंट राउंड तो नहीं हुआ था, बट ऐसा था कि ओपन नंबर डांस वगैरह है, तो वो सब चीजें मिला के हमें देखा गया, हमें जज किया गया। सो लास्ट मोमेंट पे भी जब मैं और अदिति थी मेरे साथ, सो हम दोनों खड़े हैं, मुझे जब हमें स्टेज पे बुलाया रिजल्ट के लिए, तो टॉप 8 अनाउंस होने थे और मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि मैं टॉप 8 में आऊंगी। एंड फिर जब टॉप 8 अनाउंस हुए मैं उसमें थी, जब टॉप 4 अनाउंस हुए मैं उसमें थी। अच्छा। एंड धीरे धीरे करके जैसे ही वो अनाउंस हो रहा था कि शी इज द थर्ड रनर अप, सेकंड रनर अप, लास्ट में मैं और अदिति बचे। एंड जब वो अनाउंस होने वाला था तो मैंने और अदिति ने हाथ पकड़े हुए थे, मैंने आंखें बंद करी, मैंने अपने सभी इष्टों का नाम लिया। एंड जैसे ही मैंने आंखें खोली, नाम मेरा अनाउंस हुआ, तो एक सेकंड को तो मैं मतलब शॉक में चली गई थी कि मैं मतलब वो भरोसा नहीं था ना अपने आप पे, और मैं सामने अपने पेरेंट्स को देख रही हूँ जो बहुत खुशी से मतलब चिल्ला रहे हैं पापा आगे से, एंड बहुत खुश दिख रहा है मुझे, और तब जाके मुझे भरोसा हुआ। 2 पल के लिए मेरी आंखें भर आई थी। सो दैट्स हाउ माय जर्नी वाज। बहुत बढ़िया। जितना मैं समझ पा रहा हूँ, आपको क्या लगता है कि आपकी जो भी सक्सेस है, चाहे वो इनिशियल सक्सेस कहें या कुछ भी कहें, उसके पीछे हटेश्वरी माता कह लें या देवी देवता कह लें, कितना हाथ है इनका? मुझे तो लगता है कि सबसे बड़ा उन्हीं का हाथ है, बिकॉज मेरे पेरेंट्स पहले इस लाइन में चाहते नहीं थे मैं आऊँ, तो उनका वैसा कोई भरोसा था नहीं। तो जब मैंने उन्हें कहा कि हाँ मैं ये करना चाहती हूँ, तो मेरे जो सबसे बड़े ताऊ हैं उन्होंने मेरा साथ दिया, क्योंकि वो उन्हें लगता था कि मैं कुछ कर सकती हूँ इस लाइन में, तो उन्होंने मेरा साथ दिया। तो एक होता है कि आपके अपने पेरेंट्स का साथ होना कुछ और बात होती है, तो वो पहले समझते नहीं थे उस चीज को। तो सबसे बड़ा हाथ मुझे लगता है कि मेरे ताऊ का छोड़ के माँ हटेश्वरी का जो आशीर्वाद मुझ पे बना रहा अभी तक, और अभी तक है और आगे भी बना रहेगा, सो उन्हीं का ही है। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। ये है हमारी देवी देवताओं की शक्ति। राजा को भिखारी भी बना सकते हैं और भिखारी को राजा भी बना सकते हैं। देवी देवताओं से जितना प्यार हम करेंगे, बिना किसी डिमांड के,
बिना किसी स्वार्थ के अगर हम कुछ भी उनसे मांगते हैं तो स्वतः ही वो चीजें पूरी होती है। अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। एक हॉरर एक्सपीरियंस आपने मुझे बताया था, आपके कॉलेज के समय का एक हॉरर एक्सपीरियंस है, और मैं चाहता हूं क्योंकि हमारी ऑडियंस, हमें भी हॉरर, रियल हॉरर स्टोरी सुनना अच्छा लगता है, तो ये आपका कॉलेज के समय का हॉरर एक्सपीरियंस था, वो क्या था बता दीजिए जरा। ये पिछले साल की बात है। अच्छा, पिछले साल की बात है क्या? पिछले 23 की। 23 तो मैं फर्स्ट ईयर में थी। हमारे NSS के कैंप्स लगते हैं, नेशनल सर्विस स्कीम जिसे हम कहते हैं, एंड हम लोगों का सब कुछ स्मूथली चला था। ये शायद 25 की बात है, दिसंबर की। तो हम लोग शाम को खाना वगैरह बना रहे थे क्योंकि मेस की ड्यूटी अलग है, ऊपर कल्चरल चल रहा है। हमारे मेस होता है जिसमें बच्चों की ड्यूटी लगती है, और एक ऑलरेडी टीम बनाते हैं जो मेस की ही होती है, लड़कों की। हम लोग मेस में थे खाना वगैरह खाने के बाद, सफाई वगैरह करने के लिए, और हमारे बीच एक लड़का था, नाम मैं नहीं लूंगी। वो बाहर बहुत जोरों से बातें कर रहा था। हमारा जो कॉलेज है वो थोड़ा नदी नालों वाली साइड है, तो उधर अच्छा भी नहीं मानते चिल्लाना वगैरह। तो शायद वो चिल्ला गया, जिसकी वजह से कुछ उसे लग गया, जो हमें महसूस हुआ उसके बाद। और धीरे धीरे करके ना उसकी रंगत चेंज होने लगी, मतलब शक्ल चेंज हो रही है, वो गुस्सा, एग्रेशन दिख रहा है। और हमने नोटिस कर दिया, बिकॉज हम देवी देवताओं वाले उसमें रहते हैं, हमने सब देखा हुआ है अपने मुंह के सामने। और मुझे थोड़ा ऐसा हुआ, मुझे लगा कि इसे अलग ले जाते हैं। और ऊपर हमारी उस दिन डीजे नाइट चल रही थी कॉलेज में रात के टाइम पे, तो उस दिन काफी लड़कियां वगैरह भी चिल्ला रही हैं जोर जोर से। तो हमारा थोड़ा उधर को मानते कि नदी साइड नहीं चिल्लाना चाहिए रात को। हम उसे ऊपर ले गए हॉल में, ताकि हमें लगा कि क्या पता थोड़ा ऐसे परेशान हो रहा होगा, तो हम सोचा कि हॉल में जाएगा तो ठीक हो जाएगा। वहां पे उसकी, जैसे उसने लड़कियों वगैरह को देखा, उसको थोड़ा और एग्रेशन आ गया। फिर एकदम से हम परेशानी हो गई कि ये क्या हो रहा है। आवाज भी चेंज हो गई। हाँ बिल्कुल ही, मतलब बहुत ज्यादा एग्रेशन, वो चीजें अरे परे फेंक रहा है। मतलब उसके अगर उसने दिसंबर की ठंड में वो बोल रहा है कि मुझे गर्मी लग रही है, मेरे कपड़े उतारो एंड ऑल द थिंग्स, तो उसे हमने बाहर निकाला, हमारे बाहर जहाँ पे ग्राउंड बना हुआ है, तो वो बाहर वहां पे निकला। उसके साथ एक और लड़का गया, तो वो भी इसे देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है, और उसने उसे कहा कि मुझे उछलने का मन कर रहा है। ये उसके अपने वर्ड्स थे कि मुझे उछलने का मन कर रहा है। उसने अपना सर पकड़ा और वो नीचे बैठ गया, और उसने बोला मुझे उछलने का मन कर रहा है। और वहां पे एक लड़की बाहर अपनी मदर से बात करी थी। जैसे वो वहां से बाहर को निकला, उसे पता नहीं क्या हुआ, वो एकदम से बेहोश ही हो गई। ना उसके हाथ खुल रहे हैं, ना वो उठ रही है, और हम लोग काफी परेशान हो गए कि ये क्या हो गया। फिर हमारे बीच जो एक लड़का है, वो उन्हें मतलब हमारे बोलते कि तैरी आती है, जो आगे माली बनता है, जो फैमिली में जाते हैं माली बनते हैं। हाँ जी, तो उन्हें अभी आता है, तो उन्हें उस चीज पे भी कंट्रोल नहीं है। वो क्या कर रहे थे, वो उस लड़की को कर रहे होंगे, वो सिक्का लेके वो घुमाते हैं सिक्का सर के ऊपर से, ताकि वो मतलब जो लड़की थी वो नॉर्मल हो जाए। तो वो उसके साथ वो कर रहे थे, और उतनी देर में वो भैया बाहर आए, एंड वो अपने उसमें आए, तो मतलब उन्होंने अपनी मूंछों को ताव दिया, लाइक कि कौन है तू। मतलब वो उनका, हमें फील हो गया कि वो तैरी आ रही है उनको। तो हम लोग ऐसे थे कि भाई इनको अलग अलग करो, बिकॉज ये यहाँ पे हो गया तो किसी से हैंडल नहीं होगा, क्योंकि हम लोग तो बच्चे हैं, हम लोग देख सकते हैं पर हम संभाल नहीं सकते उस एनर्जी को। वो एनर्जी वाला इंसान, एग्जैक्टली, वो बहुत एक बड़ी शक्ति है, हम उसे नहीं संभाल सकते हैं। ना हमारे साथ कोई बड़ा था, एक हमारे साथ फीमेल टीचर होती है, एक मेल टीचर होता है जो लड़कों के साथ रहता है, एंड टीचर्स भी परेशान हो गए। और एकदम से वो सब कुछ ही बहुत, मतलब होता है ना कि मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें, क्योंकि हम लोग सीनियर्स के साथ थोड़े जुड़े हुए भी थे, तो वो हमारा ही फ्रेंड्स ग्रुप है, हम उसी के बीच में वो सब चीजें हो रही हैं। तो उन्हें हमने पहले अलग किया कि आप मत आओ यहाँ पे प्लीज, आप चले जाओ अंदर। तो उन्हें बड़ी मुश्किल से अंदर लेके गए, और हमने फट दे के डीजे वगैरह क्लोज करवाया कि गर्ल्स आप हॉस्टल जाइए। और उससे पहले हमारी वो होती है कि काउंटिंग करता है, बच्चे पूरे हैं वहां पे नहीं है। हमने जैसे ही हॉल में गए थे सारे, तो हॉल का दरवाजा खोला, क्योंकि बाहर निकलना था बच्चों ने। जो वो लड़का था जो जिसको वो आया था, जो भी लगा था, वो वहां से गायब हो गया। अच्छा, सो वी डोंट नो वो कहाँ गया। वो एकदम से ही गायब हो गया, जैसे डोर खुला और वो गायब। और सारे लड़के, मतलब 2-3 लड़के ऐसे भागे कि कहाँ गया वो, कहाँ गया। तो हमारे कॉलेज के आसपास जंगल है, वो सब भागे उसको ढूंढने के लिए वहां पे। एंड लड़कियों को बोला गया कि आपके बाल खुले, मतलब बाल बूल ढको, अपना सर ढको, और आज चिल्लाना मत। क्योंकि ये क्यों होता है ऐसे, मतलब लड़कियों को बाल, लड़कियों का ये मानते हैं कि अगर आपके बाल वगैरह खुले हो या आप चिल्लाते हो, तो लड़कियों को वो चीज जल्दी
लगती है जो कोई आत्मा इधर हो तो फंस जाती है। हाँ, हमारी जो लड़कियों की जो फेमिनिन एनर्जी होती है उस पे वो चीज ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट करती है उन चीजों को। और लड़कियां, हम लोग हॉस्टल गई एंड लड़कियों को सख्त वार्निंग दी कि रात को आप लोग टाइम से सो जाओगे और हमारे कॉरिडोर्स में मत घूमना रात को हॉस्टल में। एंड वो लड़का गायब हुआ। उसके बाद बहुत कुछ लड़कों के बीच हुआ, वहां पे वो उसको ढूंढ रहे हैं। और फिर क्या हुआ, हमारे एक और सीनियर थे भैया, वो मेस की साइड को जा रहे थे जहाँ पे उस लड़के को वो चीज लगी थी। और हमारे भैया हैं एक और, वो हमारे हाटेश्वरी मंदिर के मतलब कारागरों में से एक के बेटे हैं। तो आप मानोगे नहीं, उनका हाइट डिफरेंस बहुत ही ज्यादा है। अच्छा, बहुत ज्यादा। और जब भैया नीचे को जा रहे हैं, वो सीढ़ियों में उतरने वाले थे और वो जो छोटी हाइट के भैया है जो मंदिर के कारागर के बेटे हैं, उन्होंने उनको कॉलर से खींच के पीछे फेंक दिया बहुत ज्यादा पावर से। एंड ही वाज लाइक कि वहां मत जाओ। उन्होंने ये चिल्ला के बोला कि वहां मत जाओ, वो वहीं पे है, वहां मत जाओ, वहां कोई नहीं जाएगा, एक अलग एनर्जी में आके। तो वो सब उनका सुन के वापस गए एंड वहां पे कोई नहीं गया। उसके बाद नीचे हमारे पास एनएसएस के लड़के होते हैं, एनसीसी के लड़के होते हैं, वो सारी बहुत परेशानी, क्योंकि कई छोटे छोटे लड़के होते हैं, अभी 17-17 साल के लड़के कॉलेज आते हैं, कभी किसी ने देखा नहीं होता है, तो सबको डर जो बोलते हैं कि डर का माहौल बन गया था कॉलेज में। एंड ये सब रात को हो रहा है। ये सब रात को हो रहा है। और वहाँ पे फिर एक हमारे सीनियर और थे, उनके फादर थे जो माली थे। तो उन्हें फोन किया उन लोगों ने कि ऐसा ऐसा हो रहा है यहाँ पे। और उन्होंने सबसे पहले ये कहा, क्या आप लोग नॉनवेज लेके आए हो कॉलेज में? क्या आप लोग नॉनवेज वगैरह लेके आए हो? फिर उन्हें बोला कि हाँ, एक लड़का घर गया था, उसके बकरीद थी तो वो लेके आया है। तो वो बकरीद में गया था। तो बेसिकली जो बकरीद होती है उसमें हमारे साल के एंड में, महीने में, दिसंबर में एक दिन मतलब घर पे ऐसी फंक्शन बनाते। बकरीद हिंदू में भी बनाई जाती है क्या? हाँ जी, हमारे वहाँ मतलब हिमाचली नाम तो कुछ और होगा। अच्छा। लेकिन अब नॉर्मली बकरीद ही बोलते हैं, हमें बकरीद ही पता है। अच्छा, वो जस्ट बकरे काटते हैं, फैमिली आती है, सबके रिश्तेदार आते हैं, उनके बीच में फिर वो सर्व वगैरह करते हैं, मतलब खाते हैं ऑल द थिंग्स। तो वैसा ही होता है वो सिंपल। तो वो घर गया, वो शायद ऐसा हुआ कि वो कॉलेज उसके बाद नॉनवेज लेके आया होगा। और शायद उस टाइम ऐसा होगा कि वो जो चीज वहां पे घूम रही थी, वो चीज उसके लिए घूम रही थी, नॉनवेज के लिए। अच्छा, जो एंटिटी जो थी। हाँ, जो वो एंटिटी थी वो उस नॉनवेज को ढूंढ रही थी। और वो उस टाइम वो चिल्ला गया, जब वो वहां से गुजर रहा होगा तो वो उसको लग गया। जब उन अंकल ने बोला कि आप लोग नॉनवेज लेके आए, तो बोले हाँ हाँ लेके आए हैं, वो गाड़ी में ऊपर। तो उनने सबसे पहले बोला कि उस गाड़ी के पास कोई नहीं जाएगा और ना ही वो नॉनवेज नीचे लेके आना, ठीक है? कोई नहीं जाएगा। और सुबह होगी, सुबह होते ही उसको बहा देना, उसको कोई खाएगा नहीं, खुएगा नहीं, मतलब उसको बहा देना सुबह होते ही, मतलब सुबह के ऐसे टाइम में 5 से 6 बजे के बीच में बहा देना उसको। उसके बाद उन्होंने अब कुछ अपना बताया होगा कि ऐसा ऐसा करो जिसकी वजह से ये थोड़ा शांत हो जाए। वैसी चीजें हुई। फिर वो लड़का भी मिला, फिर उन्हें सुलाया वगैरह, सब लड़के अलग अपने आराम से। फिर नेक्स्ट डे उन्होंने सुबह सुबह वो चीजें बहा दी। एंड फिर बाद में पता लगा कि मतलब हमें, जो हम मानते हैं कि हमारे देवी देवता वगैरह है, तो जो हमारा कॉलेज पड़ता है उसके चारों ओर हमारे देवी देवताओं के स्थान है। जो सब सामने आता है वो लांकड़ा वीर जी का आता है मंदिर। और थोड़ा सा ऊपर को आके जहाँ पे मेरा घर है वहां पे हमारे नारसिंह देवता जी हैं, सामने महासु देवता जी हैं, और सामने माता का मंदिर भी है। तो वो सेंटर पड़ता है। तो अगर आप कोई भी ऐसी चीज उस एरिया में लाते हो, और हमारे ये भी मानते कि कुछ भी शुभ करने से पहले, या एक साल मतलब नया कॉलेज का साल शुरू हो रहा है तो हमारे कॉलेज और स्कूल की तरफ से कढ़ाई जाती है माता वगैरह को। तो शायद वो ऐसा था कि उस साल नहीं दी होगी, तो उस वजह से, हाँ, तो उस वजह से जो वो शक्तियां हमें प्रोटेक्ट करती हैं उन चीजों से, वो नहीं हुआ उस साल। इसीलिए मतलब 2-3 सालों से हमारे कॉलेज में हर साल ऐसा कुछ ना कुछ एनएसएस कैंप्स के दौरान होता ही है। तो इस साल से हमने शुरू किया ये दोबारा। तो जब हमारे कैंप शुरू हुए तो इस साल कढ़ाई चढ़ाई गई लड़कों की तरफ से, और इस साल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, इस साल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि कोई भी ऐसी एंटिटी आई हो, या एक दिन भी ऐसा कोई वो नहीं कि किसी ने कोई अजीब हरकत की हो। वरना हमारे पास ऐसा भी हुआ है जब बच्चे बीमार, इतने बीमार हुए हैं कि वो 1-1, 1.5 महीने तक बिस्तर से ही नहीं उठ पा रहे, इतने भी बच्चे बीमार हुए हुए हैं। सो आई बिलीव कि अगर आप ऐसी भूमि में रहते हो जिसे देवताओं की भूमि कहा जाता है, तो उस शक्ति को मानना और उसका आदर करना हमारा हक बनता है। हाँ, हमारा कर्तव्य है वो। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक अच्छा भी मैसेज है। अगर आपने, क्योंकि पता कि आजकल की जो दुनिया मॉडर्नाइजेशन होगी और हम लोग थोड़े से ज्यादा मॉडर्न बनते हैं, जो पुराने रिचुअल चलते आ रहे हैं हम उन पर उंगलियां उठाते हैं कि यार वो इससे क्या होगा। ठीक है, अब जी
चलो फॉर एग्जांपल कि मंदिर में शिवलिंग के ऊपर दूध क्यों चढ़ा रहे हैं, दूध तो सागर नाली में बह रहा है या XYZ जो भी है, शिव जी थोड़ी दूध पी रहे हैं। लेकिन सत्य बात यह है कि हम अगर कुछ चढ़ा रहे हैं, XYZ कुछ भी है, भोग दूध का, मीट का, फूल का, लड्डू का, नारियल का नहीं हो रहा है, भोग आपके भाव का हो रहा है। भाव से जो चीज चढ़ाई जा रही है, तो भाव का भोग देवता ले रहे हैं, भगवान ले रहे हैं। चीजें तो सारे खाते हैं ना हम लोग, फिर जो मान लो दूध रखा है या लड्डू रखे हैं, वो तो फिर बाद में पुजारी हम लोग प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। तो ये चीज पे बड़ी क्लियर होगी चीज। अच्छा, एक था और आपने मुझे थोड़ा सा बताया था कि आपके एरिया में शिमला में राक्षस के मटकों वाली कोई कहानी थी, ये क्या है? ये हमारे मंदिर की ही कहानी है, हमें बुजुर्गों ने सुनाई थी। शिमला की है? हाँ जी, शिमला की हमारे अपने मंदिर हाटेश्वरी माता के मंदिर की कहानी है ये। अच्छा। तो वहाँ पे माना जाता है कि कुछ काफी सालों पहले 2 राक्षसों वाले मटके थे। तो उनमें आप मानोगे नहीं, जब बारिश होने वाली होती है तो उन मटकों से आवाज आती है। कैसी आवाज? अब ये हम कैसे बताएं क्या शक्ति है वो, क्योंकि वो सबको भी नहीं सुनाई देती, लेकिन जिनको सुनाई देती है वो दूसरे को कैसे बताए कि हाँ मुझे सुनता है। तो वो कोई पावर ही होगी, क्या पता वो आपके अच्छे कर्म हो या आपके लिए पॉजिटिव साइन माना जाता है अगर आपको सुनाई देती है तो वो कि आप बहुत मतलब आप स्पिरिचुअली पॉजिटिव हो अगर तो वो चीज आपको सुनाई देगी, वो आवाज आपको सुनाई देती है। मटके कितने हैं वहाँ पर? पहले वो 2 थे, अब वो 1 ही है। अच्छा। और उसकी कुछ यूं स्टोरी है कि अब वो बांधा हुआ है वहां पर। तो मैं आपको वो स्टोरी बताऊंगी। प्लीज कंटिन्यू। तो उनकी ये स्टोरी है कि कुछ सालों पहले बहुत तेज बारिश हुई थी और बारिश के दौरान वो मटके भाग गए थे क्योंकि वो बंधे हुए नहीं थे। अच्छा। तो एक तो उसमें से हमारी पब्बर नदी में बह गया, लेकिन एक को पकड़ लिया गया था। तो अब उसे चेनों से बांधा गया है, जो लोग सोचते कि वो पत्थर में बांधा हुआ है, पर वो हमारी जो हाटेश्वरी माता है उनकी जो मूर्ति है उसके चरणों से वो चेन बंधी है और वो वहां पे बांधा हुआ है। तो मतलब अगर आप वहां जाओगे, उसे छुओगे या उसमें आवाज जो सुनोगे तो वो आपको लगेगा कि आप मतलब उस आवाज को सुनने के बाद आपको लगेगा कि मतलब कुछ ना कुछ पावर आपको फील होगी। तो आप उस चीज को झुटला नहीं सकते। आवाज साउंड किस तरीके का था? कुछ गुर्राने का साउंड या गुर्राने का तो नहीं, मगर जैसे तालाब का साउंड होता है या आप सागर का साउंड कह सकते हो। एक ऐसा मतलब सबको अलग अलग सुनाई देता है। अब जैसे मुझे सुनाई देता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक स्पेस में घूम रही हूँ। अच्छा। स्पेस ट्रैवलिंग कर रही हूँ। सो आपका सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, तो वो आपकी इंडिविजुअलिटी को बताता है कि भगवान आपके भाव को समझता है। सो हमारा अपने मंदिरों से बहुत ज्यादा लगाव है। और ये स्टोरियां जब हम सुनते थे बचपन में तो हमें लगता था कि एक होता है ना, छोटे बच्चों को क्या पता होता है, नहीं बिलीव होता। हाँ, हमें कोई भरोसा नहीं होता है। पर जैसे जैसे आप बड़े होते हो, अपने देवी देवताओं से जुड़ते हो, अपने पूर्वजों की कहानियां सुनते हो अपने बड़ों से, तब आप सोचते हो कि नहीं, हमारी जो पुरानी बातें हैं वो सिर्फ बातें नहीं है, वो हमारा हिस्ट्री है, वो हमारी पार्ट है, उसके हम वंशज है आगे, और हमें उस जो हमारी प्रथाएं हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि उन चीजों पे क्वेश्चन करना चाहिए। क्योंकि बचपन में हम लोग इतना विश्वास नहीं करते थे ना। धीरे धीरे अब जब बड़े हो रहे तब हमें समझ आ रही है कि सिर्फ शरीर जो हमारा है या हमारा दिमाग है, सिर्फ इससे जिंदगी में कुछ नहीं होगा। हमें शक्तियों का सहारा लेना बड़ा जरूरी है, जो कि हमारे साथ होती है और हमारे कुल देवता के रूप में, कुल इष्ट के रूप में, है ना। अच्छा, ये मंदिर का आपने कहाँ बताया है? मंदिर, ये मंदिर है हमारा जो जगह है उसे हम हाटकोटी कहते हैं। हाटकोटी। अच्छा। तो जब आप जुब्बल से आगे की ओर आएंगे, रोडों की ओर जाते हैं जब आप, तो वही रास्ते में हमारे हाटकोटी कैंची पड़ता है। वहीं से बस 1 किलोमीटर की दूरी पे मंदिर है। बहुत सुंदर मंदिर है हमारा, जो पांडवों के टाइम से है, मतलब उससे भी पहले से है। और पांडवों की क्या स्टोरी है, मैं जानना चाहता हूँ इसमें, प्लीज उसके आगे कंटिन्यू करिए। तो पांडवों की ये स्टोरी है कि जब वो एग्जाइल पे थे, जब वो निकले हुए थे ब्राह्मण पे, तो उन्हें वहां आश्रय मिला था उस मंदिर में। तो उनकी होता है कि आप उनकी निशानी के तौर पे वहां पे हमारे पास 5 देवल बनाए हुए हैं, तो जिनको हम आज भी देखते हैं, आज भी उनकी पूजा होती है। देवल मतलब पत्थर के 5 वहां पे आप देखोगे वो घर जैसा लगेगा आपको। तो वो उनकी निशानी के तौर में बनाए कि ये 5 पांडव थे
तो वो हमारे पास हाटेश्वरी माता के जो मंदिर के साथ छोटा सा शिव मंदिर है, उनके साथ रखे हुए हैं वो लाइन में 5 देवल। अच्छा। हाँ जी। यार मैंने शिमला की ना, मैं अभी शिमला रोड गया था शूट करने, ठीक है। वहां पर ना मुझे एक चीज बताई, मेरे को एक पहाड़ दिखाया ऐसा सामने, जहां पर कि पत्थरों की ना एक इंसान, मतलब ऐसा लगता है कि इंसान है पत्थरों की ऐसी ऐसी। मुझे पता नहीं आपने सुना होगा नहीं सुना होगा। तो वो क्या था कि वहां पर एक बार बारात जा रही थी। हाँ जी बिल्कुल। है क्या स्टोरी? बता। ये स्टोरी मुझे पता तो है थोड़ी बहुत। तो ये ऐसा था कि वो बारात जा रही थी। हाँ। और आसमान, मतलब वहाँ पे नॉर्मली वही रास्ता है एक, तो बारात जाते जाते अब मौसम खराब हुआ कि ना जाने क्या हुआ होगा। और वहाँ पे मतलब नॉर्मल रास्ता है, रोज का रास्ता, वो पहाड़ रोज आप जाते हो और वहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ। और उस दिन अचानक से मौसम खराब हुआ और ऊपर से पत्थर मिट्टी वगैरह गिरना शुरू हो गया, वो पहाड़ अपने आप ही टूटना शुरू हुआ और वो जितने भी लोग थे वहां पे वो पत्थर की मूर्तियां बन गए। और आज भी कई बार ऐसा होता है, कोई लोग उस रास्ते से जाता है तो वो लोग कहते हैं कि हमें आज भी सुनाई देता है, लोग मतलब चिल्ला रहे हैं या कुछ ऐसी चीजें। तो अब सुनी सुनाई बातों पे हम विश्वास भी करते हैं, बट नहीं भी करते हैं, बट जहाँ पे वो पत्थर आपको दिखेंगे पूरे ह्यूमन शेप में है और पूरी बारात लगती है। वो पूरी बारात लगेगी आपको, तो फिर आप ऐसे हो जाते हो कि हम इस पे कैसे विश्वास ना करें। और उसके बाद से आज तक वो चीज कभी नहीं हुई। मैंने पूछा था कि क्या चक्कर है ये, तो उन्होंने कहा था कि ये जो जगह है ना, एक राक्षस या कोई शक्ति रहती थी उधर, तो क्या है या देवता या कुछ शक्ति थी उधर, उस रास्ते से चाहे कोई भी हो चुपचाप जाना पड़ता था। हाँ। अब जो जिसकी बारात थी वो एक प्रभावशाली इंसान था, पैसे वाला था या राजा की फैमिली से होगा, उसको ये अहम था कि क्या है, हम तो मतलब प्रभावशाली लोग हैं, हम तो पूरे बैंड बाजा के साथ जाएंगे। तो जो शक्ति थी वहां पर, राक्षस शक्ति या देव शक्ति जो भी थी, जब वो चल रहे थे तो उस समय कुछ ऐसा हुआ कि उसने, और वो जैसे मौसम भी खराब कराया और वो जो पूरी की पूरी जो बारात है वो पत्थर की बन गई। क्योंकि इवन मैंने ना देखा सामने और फोटो भी देखे मैंने, यार मैंने कहा ये तो पूरा लग रहा है। देखो ऐसा है कि दंत कथाएं हैं, 100% ना सही, कुछ प्रतिशत तो सत्यता है। शब्दों का हेरफेर शायद हो सकता है बारात की जगह कुछ और हो, राक्षस की जगह कुछ और हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो वही तो मैं कहती हूँ कि बचपन में तो आप विश्वास नहीं करते, मगर जब आप उन पिक्चर्स को देखते हैं, उन पत्थरों को देखते हैं या उन्हें खुद जाके देखते हैं, तो आप कैसे झुटलाओगे उस चीज को, जिस चीज को कोई बता ही नहीं सकता कि वो मौसम उस दिन क्यों खराब हुआ या उसके बाद आज तक वैसा दोबारा क्यों नहीं हुआ। तो फिर आप क्या एक्सप्लेनेशन दोगे उस चीज की? माता हटेश्वरी का जो इतिहास है वो मैंने थोड़ा सा समझने की कोशिश की, बहुत बड़ा है। तो कुछ चीजें आप अपने तरीके से बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। नीतीश जी, मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारी हटेश्वरी माता का जो इतिहास है या उस मंदिर की जो कथा है जो वहां पे स्थापित है इतने सालों से, उसका जो रहस्य है वो किसी को नहीं पता है कि वो मंदिर किसने स्थापित किया वहां पर। आज तक हमने बहुत सी स्टोरियां सुनी है, जैसे आपने अभी वो बताया कि वो राजा था जो बारात लेके जा रहा था, वैसी स्टोरी हमारे पास भी है। और लेकिन एक होता है कि पता होता है कि जी किसने स्थापित किया हो, वैसा आज तक कोई मतलब हमने कहीं नहीं पढ़ा या हमें ना बताया गया कि वो किसने स्थापित किया था। तो वो जो स्टोरी है वो ये है कि हमने सुना है कि वहां पे अकबर आए थे, राजा। अच्छा। तो शायद वो कोई इच्छा लेके आए थे या वो आए थे वहां पर मंदिर में, और शायद उन्होंने कुछ कह दिया था माता को, जिसके बाद उनका डाउनफॉल शुरू हुआ था। तो उन्हें माता से माफी मांगने आना पड़ा और उसके बाद उन्होंने वहां पे छतर चढ़ाया था। अच्छा। तो वो शायद नहीं लिया माता ने, क्योंकि अपने रीजंस रहे होंगे उस टाइम पे। तो वैसी स्टोरी है हमारे पास। तो अब मैं सोचती हूँ कि जो लोग अहंकार दिखाते हैं या अपने पैसों का जोर दिखाना चाहते हैं, वो भी ऐसी शक्तियों के सामने जो आपको राख कर सकती हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको ये चीजें करनी चाहिए। अपने देवी देवताओं का हम कहते हैं कि हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। आप सबसे यही डिमांड करते हैं, छोटों से भी रिस्पेक्ट की डिमांड करते हैं और छोटों की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ऐसी शक्तियां जिन पे आप भरोसा कर भी पाते हैं या नहीं भी कर पाते हैं, कई बार आप उसे चमत्कार मांग लेते हैं, तो इन चीजों को आप कैसे रिस्पेक्ट ना दें। सो
मैं तो यही कहूँगी कि हमारी आज की जनरेशन को ये सब चीज़ें, अपने इतिहास पढ़ने चाहिए, अपने देवी देवताओं की कथा पता होनी चाहिए, या कोई रस्म क्यों मनाई जाती है हमारे देवी देवताओं के फंक्शंस में, उनको सब पता होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात कही आपने कि कुछ ना हो एटलीस्ट बेसिक चीजें तो पता होनी चाहिए। बाकी तो चलो जितनी साइंस तरक्की कर रही है वो तो कर ही रही है, साथ ही साथ अध्यात्म को भी साथ लेकर चले तो दोनों चीजें बराबर होती है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था ना, मैं पहले बात कर रहा था कि आपके शिमला में मैंने चुड़ैल बावड़ी को एक्सप्लोर किया था एक बार, कहते कि सड़क के साथ में है वो, देखिए आपने? देखी तो नहीं है क्योंकि मेरा उतना शिमला आना जाना हुआ नहीं है। अच्छा। मैं अपने गांव में ही पली बड़ी हूँ। तो ये तो अब बस जब से मॉडलिंग की शुरुआत हुई है माता रानी के आशीर्वाद से, तब से मतलब घूमना फिरना हो रहा है। घूमना फिरना हो रहा है सच में। पर हमने ये स्टोरियां सुनी हुई है, शिमला में काफी स्टोरियां हैं, काफी आईजीएमसी की भी स्टोरी है कि पेशेंट्स ने कई वहां पे देखा हुआ है चलते फिरते हुए लोगों को, और भी काफी स्टोरियां हैं हमारे शिमला वगैरह में। तो हमारे पास और भी स्टोरीज है, बट वो हमारे मंदिर की नहीं है खास करके, वो हमारे गिरी गंगा की है। सुना दो। क्या हुआ था कि हमारे कुछ मतलब एक गांव के लड़के वगैरह गए थे, तो उधर ऊपर जाके कुप्पड़ है, तो वहाँ पे हमारे देवी का वास है और एक देवता जी का भी वास है जिन्हें राक्षस प्रवृत्ति का भी माना जाता है, जो जंगलों की रक्षा करते हैं। बनशीरा? हाँ जी। सो वहाँ की उनकी स्टोरी है ये। तो वहाँ पे ऐसे चिल्लाना वगैरह नहीं मानते हैं, तो आप टॉप पे जाओ, वहाँ चिल्लाना वगैरह नहीं मानते हैं। तो वो लोग ट्रैकिंग पे गए थे, और आप वहाँ पे भी नॉनवेज वगैरह नहीं ले जाना चाहिए, बिकॉज राक्षस प्रवृत्ति के जो हमारे देवी देवता हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो उन्हें मना करने के बावजूद भी अब वो ले गए, तो क्या हुआ, उन्हें आवाजें वगैरह आनी शुरू हो गई, और मतलब मौसम वगैरह खराब हो रहा है। उन लोगों ने टेंट्स लगाए थे, उनमें उनको दिख रहा है बड़े बड़े चलते हुए कुछ ना कुछ, और वो लोग वहां से दौड़े दौड़े भागे आए। अब हमें उतना डिटेल में वो चीज नहीं बताई गई है। वो लोग ऊपर से दौड़े दौड़े भागे आए जहाँ पे गाड़ी लगाई हुई थी। तो जब वो गाड़ी में बैठे तो उन्हें आवाज आ रही कि कोई गाड़ी में बहुत जोर से कुछ मार रहा है। उन्हें वो आवाज आ रही है कि बहुत मार रहा है, जैसे कोई ड्राट हो या कुछ ऐसा हो। तो वो प्रॉपर उन्हें आवाज आ रही है गाड़ी चलाते हुए कि कोई चीज है जो मार रही है, उन्हें वो दिख रहा है। लेकिन जब वो वहां से नीचे पहुंचे, अपना मतलब डर में जैसे भी पहुंचे, आधी रात के टाइम पे पहुंचे वो लोग, गांव वगैरह गए अपने। तो जब अगली सुबह वो लोग देख रहे हैं तो गाड़ी में एक भी निशान नहीं है किसी भी चीज का, कोई निशान नहीं है वहां पे, या मतलब एक भी डेंट नहीं है। लेकिन वो जो कहते हैं कि हमने वो चीज सुनी, और उनमें शायद ऐसा भी था कि एक दो लड़का काफी बीमार हुआ था। तो हमारे ये माना जाता है कि जिन लोगों की राशियां कमजोर होती हैं उन पे ये चीजें अफेक्ट कर जाती हैं। तो उन लोगों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा स्पिरिचुअल ज्यादा होना चाहिए, और इन चीजों के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। तो ऐसी स्टोरियां हमारे पास बहुत हैं, मतलब हमारे आसपास के गांव में। हाँ। तो इसीलिए हम थोड़ा ध्यान रखते हैं हर चीज का। हाँ जी भाई, ये तो ट्रू है। अब जैसे बनशीरा की बात की, तो बनशीरा तो अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। और मैक्सिमम बहुत सारे ऐसे देवी देवताओं जिनके साथ बनशीरा चलता ही चलता है। देखो सिंपल सी बात है यार, हिमाचल में जंगलों में आए, कहीं भी आए, हर जगह पर कहीं ना कहीं जहां पर आपको लगता है कि घर नहीं है, लोग नहीं है, तो जरूरी नहीं कि वो जगह जैसी दिख रही है वो वैसी ही है। सामने आपको वादियां दिख रही है, खाली दिख रहा है, तो जरूरी नहीं वो खाली है। वहां पर हमारी जोगनियां भी हो सकती है, वंशीरा हो सकता है, परियां हो सकती है, तरह तरह की शक्तियां, एनर्जी हो सकती है। तो हमारे हिमाचल में जो भी आते हैं लोग, और हिमाचली भी आते हैं, हमारे कुल्लू मनाली, हमारे पूरे शिमला, हिमाचल जो भी जहां भी टूरिज्म वाले जो जगहें हैं, तो कृपया ध्यान रखिए, गंद ना फैलाएं, बेवजह चीखें चिल्लाएं ना, और जो सूक्ष्म में जो चीजें हैं, जो रेस्ट कर रही है या वो ध्यान में है, कई जप जाप में होती है, उनको किसी तरीके का आप डिस्टर्बेंस ना करें, नहीं तो फिर जो हाल होता है वो तो फिर बीमारियां ही निकलती है कि हाँ ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन दोष जो है, देव दोष सबसे बड़ा देव दोष लगता है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा बात करते हैं डार्क फेज की आपके, ठीक है? मॉडलिंग को भी ऐड कर सकते हैं आप, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ऐसा कोई समय जब आपको लगा कि ये बहुत ही ज्यादा डार्क फेज था आपकी लाइफ का, और उसमें कुछ चमत्कार हुए,
जो भी देवी देवताओं की शक्तियों का जो भी हुआ वो आगे देखें, लेकिन डार्क फेस के बारे में थोड़ा सा बताओ। तो मेरा जो डार्क फेस रहा है, तो मैं कई लोगों में और दुनिया में कई तरीके के लोग होते हैं, और आप हर चीज़, मुझे लगता है अगर कोई चीज़ हम दोनों के साथ एक ही चीज़ हुई है एक ही समय पे, पर उसका जो इफेक्ट होता है वो आप पे अलग होगा, मुझ पे अलग होगा। डेफिनेटली, क्योंकि हम अलग अलग मनुष्य है, अलग अलग प्राणी हैं, हम हर चीज़ को अलग तरीके से सोचते समझते हैं, सबका अपना नजरिया होता है। तो मैं कहना चाहूँ तो जो मैंने आपको बताया था कि मेरा जो डार्क फेस है वो ऐसा नहीं था कि शो के बाद हुआ हो, मैं पहले से ही थी अंधेरे में। अच्छा। तो मतलब ये एक स्टेप मैंने उठाया था जो मुझे लगा था कि ये होता है ना कि अंधेरे में रोशनी दिखती है आपको और आप उसकी तरफ चल पड़ते हो, तो ये स्टेप मैंने उठाया था फॉर्म भरने का। तो वो जो अंधेरा था वो ये था कि मैं काफी ओवरवेट भी कह सकती हूँ मैं। तो मैं खेलती थी पहले, मैं 10th तक खेलती थी, मेरा नेशनल लगा है वॉलीबॉल में। तो एकदम से जब लॉकडाउन लगा तो एक होता है, आप बच्चे होते हो, प्यूबर्टी में आपको एक्ने वगैरह शुरू हो जाते हैं, वजन बढ़ता है, बहुत से चेंजेस आते हैं बॉडी में। तो ऐसा होता था कि घर वाले ना बोलते ही है, वो मजाक में भी बोलते हैं या बाहर से लोग भी बोलते हैं कि हाँ देख तुझे पिंपल हुआ है, या वेट के ऊपर कुछ बोल दिया। तो आप लोग वो नहीं सोचते हो, जो आप उस 13-14 साल के बच्चे को बोल रहे हो, वो चाहे लड़का है लड़की है, वो उसे किसी ना किसी तरीके से इफेक्ट करता ही करता है, उसके माइंड पे वो कोई ना कोई इफेक्ट डालता ही है। तो मैं भी थोड़ी बहुत ऐसी हो गई थी कि किसी से बात नहीं करना, कमरे में रहना। तो आप मानोगे नहीं, मैं जब मैंने ऑडिशन दिया उसके पहले तक मैं अपने कमरे में अकेले बैठी रहती थी। मतलब कई बार मेरी मदर भी ऐसे पूछती थी कि क्यों इस कमरे में बैठी रहती है, बाहर निकला कर एंड ऑल। मैं कैसे बताऊं कि मेरा मन ही नहीं होता बाहर जाने का। तो कई बार ऐसा भी होता है, पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारा बच्चा बहुत आलसी हो गया है या मतलब ढीठ बन चुका है, पर वैसा नहीं होता है। आपका बच्चा परेशान होता है खुद में कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। तो मेरी थोड़ी स्टडीज पे भी इफेक्ट पड़ना शुरू हो गया था, क्योंकि आप पढ़ नहीं पा रहे हो, फिर समझ नहीं आता है क्या करना चाहिए, वजन बढ़ रहा है। तो मेरा बीच में ऐसा हो गया था, मैंने खाना खाना छोड़ दिया था। तो मैं खाना ही नहीं खाती थी, घर पे झूठ बोलना कि हाँ मैंने खा लिया जब आप किचन में नहीं थे, वैसी चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। तो फिर उस टाइम पे आप होता ही है, आपको बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं जो मैं चाहती हूँ कि ना आए किसी और को। और आप सुनते भी हो आजकल बहुत दुनिया में ऐसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं जहां लोग सुसाइड को अपनाते हैं। तो उस टाइम पे मैं सोचती हूँ कि लोगों को ना वो बहुत मजाक लगता है। तो कई बार लोग ना ऐसे जोक भी मारते कि अगर तूने करना होता तो तू पहले कर चुकी होती ना, तू हमें थोड़ी बता रही होती कि तेरा ऐसा मन करता है करने का। तो आप उस चीज को मजाक में ना लेकर के, अगर आदमी आपको बोल रहा है ना कि मानो मैंने आपको कहा कि जी मेरा ऐसा मन कर रहा है कि मैं सब कुछ खत्म कर दूं कुछ भी, तो उस चीज को मजाक में नहीं लेना चाहिए। और आपको ये सोचना चाहिए कि वो आदमी आपसे हेल्प मांग रहा है। तो मेरा ऐसा रहा कि ज्यादा फ्रेंड्स भी नहीं रहे स्कूल टाइम में, क्योंकि स्कूल वगैरह चेंज हुआ तो उसके बाद ग्रुप नहीं बन पाता था। फिर उतने में लॉकडाउन लग गया, तो लॉकडाउन टाइम में काफी परेशान रहना शुरू होगी, अकेली ही होगी बिल्कुल ही। तो उसके बाद से कॉलेज जब मेरा शुरू हुआ, मैं कॉलेज में भी उतना ज्यादा फ्रेंड्स नहीं बना पाई, क्योंकि वो इनसिक्योरिटीज अपने में बिल्ड हो जाती है कि क्या पता लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, कि कैसी है, कैसी बातें करती है। तो मैं बात ही नहीं करती थी किसी से। तो मैं अपने कॉलेज में जब फ्रेशर्स बनी, मिस फ्रेशर्स में बनी, उसके बाद मेरा थोड़ा ग्रुप खुलना शुरू हुआ, मैंने लोगों से बात करना शुरू किया। तो उसके बाद मुझे थोड़ा ऐसा हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं होता, हर इंसान आपको जज नहीं करता है, और इतना ज्यादा दूसरे लोग सोचते भी नहीं है जितना हम सोचते हैं ना कि मैं ऐसे बैठूंगी तो ये ऐसे सोचेंगे। वैसा कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ आप अपने मन में अपने लिए सोचते हो, जो नहीं सोचना चाहिए। और ट्राई हमेशा करना चाहिए कि आप उस चीज को कम करना शुरू कर दो, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि जो एनर्जी आप यूनिवर्स को दोगे वही चीजें यूनिवर्स आपके साथ करेगा। राइट। तो फिर उसके बाद मेरा ग्रुप खुलना शुरू हुआ, मेरे फ्रेंड्स बने। फिर कई बार मेरे साथ अभी भी ऐसा हो जाता है कि आप बहुत थक जाते हो अपनी लाइफ से, जितनी वास्ट आपकी लाइफ हो जाती है, आप थक जाते हो और आप फिर उसी फेज में वापस आ जाते हो। लेकिन अब आप में वो एनर्जी होती है कि आप उस चीज से लड़ सकते हो। तो मैं कई बार ऐसा होता था कि मैं मंदिर चली जाती थी, मंदिर में बैठी रहूंगी, उस जगह पे जो पीस मिलती है। हमारे नवरात्रे होते हैं तो बहुत मेला लगता है 9 दिन तक। तो वहां पे अब मानो कि कम से कम 700-1000 लोग एट अ टाइम वहां होते ही होते हैं।
उतने में भी वहां पे हमेशा आपको शांति मिलेगी। तो वैसे हमारे मंदिर हैं, तो मैं हमेशा मंदिर जाती थी जब भी मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ मेरा मन बहुत घबरा रहा है, या मुझसे अब मतलब इनसिक्योरिटीज बढ़ रही है, या मन में शांति चाहिए, तो मैं मंदिर में जाके बैठ जाती थी, माता के पास बैठ जाओ और फिर मैं माता से बातें करती थी। जैसे मानो मतलब मैं अगर अपना माथा लगा रही हूँ माता के मंदिर में, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं माता की गोद में अपना सर रख रही हूँ। तो अपनी सारी बातें माता से शेयर करने के बाद जो मन को हल्का फील होता है, वो कभी आपको किसी और से बात करते मुझे तो नहीं फील हुआ सच में। तो अब मैंने यही तरीका अपना लिया है कि जब भी मुझे घबराहट हो रही है या मेरा मन ऐसा हो रहा है कि ये मैं कर पाऊंगी कि नहीं, मैं आंखें बंद करके अपनी माँ को याद करती हूँ। तो जो पावर मुझे उस टाइम पे फील होता है, जो एनर्जी मुझे फील होती है, एक नया कॉन्फिडेंस अंदर से बिल्ड हो जाता है कि नहीं, मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे साथ है और मुझे अपने लिए भी, अपने घर के लिए, अपनी जगह के लिए ये करना है। तो वो जो एनर्जी अंदर से फील होती है उस टाइम पे मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती कैसा होता है। तो वो चीज मुझे बहुत हेल्प करती है इन सब चीजों से बाहर निकलने में। तो इसी तरह से बिल्कुल, नहीं बहुत अच्छी बात है ये। अब यही लेके चलो कि माता हटेश्वरी जी की ही कृपा है कि मैंने आपको पॉडकास्ट में बुलाया है या आज आप पॉडकास्ट में हो, तो डेफिनेटली कृपा तो आप पर है। और अगर आप अपने इष्ट कुल को इतना मानते हैं तो डेफिनेटली वो भी अपना खुले मन से साथ देते हैं, फिर चाहे कोई भी सिचुएशन हो। थोड़ा सा टॉपिक से हटना चाहूंगा थोड़ी देर के लिए। ज्यादा देर इस बारे में बात नहीं करूंगा। क्या मॉडलिंग लाइन में डार्क साइड्स भी है? अगर है तो किस तरीके की है? जी बिल्कुल। जैसे जब मैं मॉडलिंग शुरू ही कर रही थी तो हमें भी काफी चीजें सुनने में आती हैं, जिसका कॉम्प्रोमाइज करना हो गया, या लोग पैसे दे के आगे चले जाते हैं, या लोग आपका जो फ्यूचर है वो भी खराब कर सकते हैं। और बहुत सी चीजें होती है, जैसे मैंने आपको बताया ही कि मुझे 10 kg लूज करना पड़ा इवेंट के लिए दौरान ही। 10 kg तो exactly. बहुत 10 kg तो मैं दिखा रहा फोटो तो फिर 10 किलो तो मतलब की है ना। सो बहुत सी डार्क चीज होती है। आपको बहुत बॉडी शेम भी करते हैं कई बार। कई एजेंसीज के लोग बहुत बुरे होते हैं जो जेन्युइनली में कई लड़कियों को बॉडी शेम करते हैं। आपको लगता होगा कि एक्ट्रेसेस नेचुरली वैसी होती है, लेकिन नहीं, कई एक्ट्रेसेस ऐसी भी होती है जो पूरे पूरे दिन कुछ नहीं खाती हैं, सिर्फ पानी पी रही हैं, महीनों महीनों तक भूखी रह रही हैं ताकि वो सिर्फ उस वेट को लूज कर सके। तो आप सोचो कि उस टाइम पे वो आदमी कैसा हो जाता होगा। वो खा नहीं पा रहा है, वो पी नहीं पा रहा है, फिर भी उसे एक्टिंग करनी है, इतनी मेहनत करनी है, और लोग इस चीज को मजाक लेते हैं। तो हम भी पहले ऐसे होते थे कि वाह ये एक्ट्रेस कितनी सुंदर है, ये ऐसे ही होता होगा। लेकिन जब आप खुद उस लाइन में जाते हो, जब मैं खुद गई, मुझे लूज करने को बोला गया वेट, तो उसमें कितनी मुश्किल होती है। बिकॉज एक होता है नेचुरली थिन होना और एक होता है नेचुरल उस फैमिली से आना जहाँ पे सब लोग ही चबी होते हैं। तो मेरी फैमिली वैसी है, तो मेरे लिए वो वेट लूज करना मतलब बड़ा टास्क था। बहुत बड़ा, मतलब मेरी लाइफ का सबसे मुश्किल टास्क वो मैं कह सकती हूँ कि वही था मेरे लिए। तो बहुत मुश्किल हुई मुझे। एंड जहाँ तक डार्क साइड की बात है, वहाँ पे कॉम्प्रोमाइजेस जैसी चीजें भी आती हैं जो हमें बताया जाता है। मेरे पेरेंट्स इसी वजह से घबराते भी, अभी भी घबराते हैं। वो होता ही है कि हमारी बेटी के साथ कोई ऐसा ना कर ले। पर जहाँ तक हमारी बेटी की बात आती है, मुझे ये भी रियलाइज होता है कि यार और भी तो लड़कियां हैं दुनिया में। लड़कियां ही नहीं, लड़कों के साथ भी बहुत कुछ होता है इस इंडस्ट्री में जो अनदेखा कर दिया जाता है जस्ट बिकॉज वो लड़के होते हैं। एंड हम ट्राई कर सकते हैं ये कि जो हमारी अब नई जनरेशन आ रही है मॉडलिंग में या मीडिया वाली जो भी लाइंस हैं उनमें, हम ये ट्राई कर सकते हैं कि ये चीजें खत्म हो। बिकॉज इन्हीं चीजों की वजह से ये चीजें हो रही है कि हमारे जैसे हिमाचल है, तो हिमाचल में बहुत टैलेंट है, बहुत ज्यादा। मतलब बच्चे बहुत सीखना भी चाहते हैं, कोई नेचुरली भी बहुत टैलेंटेड, और इन्हीं सब रीजंस की वजह से वो नहीं चाहते हैं आगे। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि हमारी इंडस्ट्री बहुत जल्द साफ सुथरी हो ताकि हमारे हिमाचल के बच्चे आगे से आगे बढ़ते रहे। बिकॉज हिमाचल का कोई भी बच्चा आगे जाता है तो बहुत खुशी होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और पता नहीं यार, ये बड़े समय से एक ऐसा प्रचलन चल रहा है कि कोई भी, क्योंकि हिमाचल से कोई भी अगर आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसको
टांग खींचते हैं। देखो मैं तो उस स्तर पर हूँ, अपने दिमाग के उस स्तर पर हूँ कि अब टांग खींचो, चाहे हाथ खींचो, चाहे उंगली खींचो, चाहे जूता खींचो। अब ना भाई, वो समय चला गया। अब तो आने वाले नहीं वापस हम लोग। लेकिन हाँ, जो नए हैं, जो नए स्ट्रगल करते हैं, तो उन्हीं के आसपास के लोग उनको नीचे गिराने के लिए तो खींचते, ये ट्रू है। और ऑब्वियसली तुम्हारे साथ तो और भी, क्योंकि तुम अगर अपने क्षेत्र से निकल रहे हो तो और लोग चाहेंगे कि भी नहीं जाए। और जैसा मैंने उस पर मैं सुन के थोड़ा सा हैरान भी हुआ, आपकी अभी एज भी बहुत कम है, 19 साल। हाँ जी, है ना। तो हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं हैं। अभी आप इनिशियल अपने स्टेज में हो अपने करियर के, और उम्र के भी आपके पास बहुत ज़्यादा समय है। और इनिशियल स्टेज में आप इतने झंडे अगर आपने गाड़ दिए हैं तो आगे भी बहुत अच्छा होने वाला है। और शुभकामनाएं हैं कि आगे आगे देखो सिचुएशंस तो आएगी। बिल्कुल। आपने हमेशा देवी देवताओं से ये नहीं मांगना है कि मुझे कभी भी बुरी सिचुएशन ना आए। हाँ जी, ये मेरा एक पर्सनल सजेशन है ना। आपने हमेशा ये मांगना है देवी देवताओं से कि सिचुएशन कैसी भी आ जाए, मेरे अंदर वो शक्ति रखना कि मैं हर सिचुएशन को टैकल करके कर सकूं। निकल जाऊं। क्योंकि सिचुएशन आती ही है सिखाने के लिए। हाँ जी। सिचुएशन नहीं आएगी तो कोई वो फर्क नहीं पड़ता है। सो नितिश जी, जहाँ तक मेरा मानना है, मुझे तो ये लगता है कि जितना ज्यादा आज की जनरेशन या हमारी पहले की भी वो जनरेशन जो मॉडर्न बनने के चक्कर में अपनी रूट्स भूल रहे हैं या अपने देवी देवताओं को भूल रहे हैं या उनका अपमान करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन चीजों का भी हाथ है उनको सक्सेस ना मिलने में। क्योंकि जहाँ तक मैं मानती हूँ, जो विश्वास मैंने अपनी माँ हटेश्वरी माता पे रखा, उनसे जो मुझे शक्ति मिली, मैं आज तक ये मानती हूँ कि उसी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। क्योंकि फाइनल के उस स्टेज पे खड़े होकर जब रिजल्ट आ रहा है और मुझे थोड़ी भी उम्मीद नहीं है कि मैं जीत सकती हूँ, बिकॉज आप लड़कियों को देखते हो, हमारे कई राउंड्स होते हैं और अपने पे आपको विश्वास नहीं रहता है। उस मोमेंट पे जब मैं अपने देवी देवताओं का नाम ले रही हूँ हर अनाउंसमेंट से पहले और मेरा नाम आगे अनाउंस हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, जो आपका जो अपना कॉन्फिडेंस होता है या जो अपनी तरफ से आपकी मेहनत होती है वो 99% होती है, लेकिन वो जो 1% मैटर करता है वो मैटर करता है आपका लक या आपके जो देवी देवताओं की शक्ति आपके साथ होती है, जो आपको ब्लेस करती है आगे हर चीज को पार करने के लिए, हर चीज जीतने के लिए अपनी लाइफ में, वो शक्ति होती है। और जहां तक आपकी सक्सेस छूटने की बात है, जैसे हमारे हिमाचल से कई लोग आगे निकलते हैं, बॉलीवुड पहुंच रहे हैं या मुंबई जा रहे हैं या किसी भी फील्ड में आगे जा रहे हैं, और आगे जाके अगर वो मॉडर्न बनने के चक्कर में जैसे अपने देवी देवताओं को भूल रहे हैं या छोड़ देते हैं करना, जैसे हमारे घरों में दीपक जलता है रोज, तो वो चीजें वो भूल जाते हैं क्योंकि आप मॉडर्न लाइफ की तरफ जा रहे हो, क्लबिंग कर रहे हो या जो भी है नशे वगैरह कर रहे हो, या फिर बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज होने के लिए ऐसा भी बोल देते हैं कई लोग कि मैं तो इन सब चीजों में बिलीव ही नहीं करता। तो वहां से जो आपके देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है, जो आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है, वो आपके साथ छूट जाता है। तो उस वजह से आप चाहे जितने मर्जी टैलेंटेड होते हो, आप आगे नहीं जा पाते हो। तो मैं तो ये कहना चाहूंगी हमारी यूथ को कि आप ये सब चीजें ना करें, अपनी जो रूट्स हैं उन्हें ना छोड़े, क्योंकि हम देखते हैं कि आज भी हमारे पास ऐसे कई एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जो यहाँ से बाहर तो निकल जाते हैं, सक्सेस मिलने के बाद आप अपने ही रूट्स को भूल जाते हो, आप नाम भी नहीं लेते हो उन जगहों का जहां आप पहले पले बड़े हो। तो वो चीजें नहीं करनी चाहिए, और अपने बड़ों का आदर करना और उनसे वो चीजें सीखना, बिकॉज उन्होंने हमसे ज्यादा दुनिया देखी है। वो हमें जो चीजें सिखा सकते हैं वो हमें कोई और नहीं सिखाएगा। जैसे कि हम जाते हैं स्कूल एजुकेशन लेने के लिए, तो वो एजुकेशन आप स्कूल में ही ले सकते हैं ना। अगर आप स्कूल ही नहीं जाओगे तो एक प्रॉपर एजुकेशन आप नहीं लोगे। उसी तरीके से हमारे बड़ों की जो समझ होती है वो हमें एक जीने का नजरिया देती है, एक लाइफस्टाइल सिखाती है कि आप किस तरह से एक इंसान, अच्छा इंसान बन सकते हो। तो वो चीजें आपको अपने बड़ों से सीखनी चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए। तो जहाँ पे ये एक बात भी आती है कि आप लड़कियों को जैसे वो टीनेज में आना शुरू होती है, तो घर वाले एक वो बात भी करते हैं कि अब तुम बड़ी हो रही हो, तुम्हारे सर पे हमारी इज्जत है एंड ऑल द थिंग्स। आपको वो चीजें नहीं बोलनी चाहिए बच्चे को, क्योंकि 12-13 साल की लड़कियां हैं, आप उन्हें वो जिम्मेदारी दोगे ना, वो अपना बचपन ही नहीं जी पाती हैं। वो चीज उनके लिए
एक ऐसा हो जाता है कि मेरे पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, मैं अगर ये करूंगी तो कहीं ऐसा ना हो जाए, तो लड़कियां मैक्सिमम अपनी लाइफ डर में ही निकाल देती है। तो हमारे हिमाचल में ये चीज बहुत है। लाइक अब बाहर, मैं जब अपने गांव से निकलकर शिमला आई थी, या मैं जब चंडीगढ़ जाती हूँ, मैं उन लड़कियों से मिली जो ऑलरेडी मॉडलिंग कर रही है, तो मुझे लगा कि मुझ में और इनमें कितना डिफरेंस है, कि मैं आज भी ये चीज सोचूंगी पहले करने से पहले कि मैं पहन लूं, क्या पता ऐसा कुछ बोल दिया जाए। तो वो चीज हमारे में होती है, और आप अपने से डिसीजन नहीं ले पाते हो। तो मैं ये सोचती हूँ कि बच्चे में अपने से डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है वो बिल्ट होना बंद हो जाती है। तो आप हर जगह सोचते ही रह जाते हो क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इन सब चीजों को लेकर के मैं चाहती हूँ कि हिमाचल में पेरेंट्स अपना माइंड चेंज करे, और बच्चों का भी अब ये हो गया है कि वो इन चीजों से दूर भागते हैं, तो फोन में घुस जा रहे हैं कि लाइक उसी में घुसे रहना, पेरेंट्स से दूर हो जाना। तो ये कोई मेरी ही ऐसी स्टोरी नहीं है, हिमाचल में और पूरी दुनिया में और भी ऐसे बच्चे हैं जहाँ पे ये चीजें हो रही हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी पेरेंट्स को कि आप थोड़ा सा फ्रेंडली होके अपने बच्चों के साथ खुल के बात करें, ताकि वो आपको हर चीज शेयर कर सके। आपका बच्चा जब दुनिया में निकलता है तो दुनिया तो उसके पास कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगी ही करेगी। तो आप उसके लिए एक ऐसा सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करो जहां पे वो वापस आके ये बोल सके कि पापा या मेरी मदर है तो माँ ऐसा हो गया है, मैं क्या करूं। वो आपको वो चीज बता तो सके। वो आपको जब बता ही नहीं पाएगा, ऑब्वियस सी बात है, वो दूसरे लोगों के पास जाएगा, और दूसरे जो लोग होते हैं वो यूज ही करते हैं दूसरे पर्सन का। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि हाँ जेन्युइनली मैं तेरी हेल्प कर रहा हूँ। वो बहुत कम लोग रह गए हैं दुनिया में जो जेन्युइनली काइंड होते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं। तो ट्राई टू मेक अ सेफ एनवायरनमेंट फॉर योर चाइल्ड, जिसकी वजह से उसकी जो ग्रोथ होगी वो और अच्छी होगी। और समझना दोनों जगह से जरूरी है। बच्चों को भी समझना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स हमारी खुशी ही चाहते हैं, अपनी बात समझाने का एक तरीका होना चाहिए। राइट राइट राइट, बहुत अच्छी बातें कही आपने। और मुझे लगता है कि चीज़ें समझ में आनी चाहिए सबको, और उन चीज़ों पर अमल भी होना चाहिए। तो अब मुझे लगता है कि हमारे पॉडकास्ट को अंत करने का समय आ गया है। मैं थैंक यू करता हूँ आपका, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका, आप हमारी पॉडकास्ट में आए। कुछ गो स्टोरीज हुई, कुछ स्पिरिचुअल स्टोरीज हुई, कुछ इंस्पिरेशन वाली स्टोरीज हुई, जिससे कि मुझे लगता है कि एक पैक पॉडकास्ट ही बन चुकी है हमारी। बहुत सारी ऐसी बातें जो मुझे लगता है कि अभी रह चुकी है, समय को देखना पड़ेगा। बिल्कुल। ऑडियंस पर मैं छोड़ देता हूं। कुछ लगता है आपको कि और थोड़ी सी बातें अगर करनी चाहिए तो आप नेक्स्ट पार्ट लिखकर कमेंट कर दीजिए, फिर हम देखते हैं कैसे क्या हो पाता है। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। मुझे ये मौका मिला आपके साथ पॉडकास्ट करने का और मुझे बहुत मज़ा आया। सो अगर आप ये चीज़ें ऑडियंस पे छोड़ते हैं, सो अगर वो चाहते हैं कि नेक्स्ट पार्ट ज़रूर आएगा, तो बिल्कुल मैं ट्राई करूंगी कि हम दोबारा मिलें। बिल्कुल। और नई स्टोरीज के साथ और नए किस्सों के साथ मैं मिलूंगी आपको। बिल्कुल। एंड हमारी पूरी टीम की तरफ से आपके लिए शुभकामनाएं हैं। आप और आगे जाइए और हमारे हिमाचल का नाम रोशन कीजिए, साथ ही साथ हमारे देवी देवताओं के प्रति और सभी लोगों की आस्था आप बढ़ाइए। आप मिस इंडिया की भी तैयारी कर रही है और बहुत शुभकामनाएं हमारी सबकी तरफ से आपको। विश यू ऑल द बेस्ट। सभी देवी देवताओं की कृपा आप पर बनी रहे और विजयी भव, विजय होकर आए। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए देखते रहिए लिमिटलेस टॉक। इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपको जो बेस्ट पार्ट लगा उसको आप कमेंट करके लिख दीजिए। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए दोस्तों में, भाइयों में, बहनों में, अपने पूरे परिवार में शेयर कीजिए, मजा आ जाएगा। तो तब तक के लिए देखते रहिए लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ।